नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपी सीपीसीटी जो एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत जो हम कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसमें अगली सीरीज़ यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो अगला जो पार्ट है पार्ट नंबर 5 है हमारा। इसके अंतर्गत भी हम जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे उनमें हम जो है सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, मतलब सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन के आसपास जितने भी फैक्ट होते हैं सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो आपके सीपीसीटी एग्ज़ाम के अलावा जहाँ भी अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ भी ये जो सीरीज़ है वो काम आने वाली है। तो देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाता है नियंत्रण इकाई, बोले तो कंट्रोल यूनिट। इसका जो है मतलब ये जो है किसका भाग है? तो कंट्रोल यूनिट बोले तो सीपीयू का भाग है, रैम का भाग है, रोम का है, एएलयू का है। तो देखिए सीपीयू तो एक प्रकार से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। इसके अंतर्गत तीन चीज़ें हो जाती कौन कौन सी? एक तो हो जाता है सीयू बोले तो कंट्रोल यूनिट, एक हो जाता है एएलयू बोले तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और एक हो जाता है मेमोरी यूनिट बोले तो रजिस्टर और कैश। तो ये तीन चीज़ें मिल जाती है आपको सीपीयू के अंतर्गत। तो कंट्रोल यूनिट किसका भाग हो गया? सीपीयू का। बाकी रैम, रैम सीपीयू का भाग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रैम जो है एक प्रकार से प्राइमरी मेमोरी है जो सीपीयू के अलावा यहाँ पे इंटरनल तौर पे काम कर लेती है। रोम, रोम भी आपका जो है प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आ जाता है, जो कि स्थायी मेमोरी बोले तो बायोस होता है उसमें। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने में मदद करता है। उसके बाद एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो आपका सीपीयू का पार्ट है। तो चलिए इसके बारे में हम यहाँ पे देख लेते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम सीपीयू के नाम से भी जान लेते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट में आपको देखने को मिलेगा क्लॉक सर्किट है, लैच सर्किट है और रीसेट सर्किट। बहुत सारी चीज़ें इसमें, कंट्रोल सिग्नल, टाइमिंग सिग्नल और डेटा सिग्नल, सारी चीज़ें ये जो है कंट्रोल करने का काम कर लेता है। उसके बाद जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो करता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसके साथ ही अगर फास्टली यहाँ पे काम हो रहा है तो फटाफट डेटा को स्टोर करने, डेटा को लाने में यहाँ पे मदद करेगी कौन? जो मेमोरी यूनिट है। मेमोरी यूनिट के अंतर्गत रजिस्टर हो जाते हैं जो सबसे फास्ट मेमोरी अभी तक की। उसके बाद कैश मेमोरी हो जाती है जो इसके बाद में आती है, और उसके बाद फाइनली आ जाती मेन मेमोरी जिसे हम रैम के रूप में जानते हैं। रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके साथ ही यहाँ पे देखोगे इनपुट डिवाइस से आपके रॉ मटेरियल बोले तो इंस्ट्रक्शंस आते हैं, और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उसे जो है यूज़र को प्रदान किया जाता है। तो ये हो जाती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू। तो सीपीयू बोले तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और एएलयू, रजिस्टर और कंट्रोल यूनिट ये सभी इसी के पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम क्या हो जाता है? डेटा को फेच करना, डेटा को डिकोड करना, डेटा को एग्जीक्यूट करना, और डेटा और जो मतलब इंस्ट्रक्शंस होते हैं, निर्देश होते हैं, उनके जो प्रवाह होता है या फ्लो होता है उसको कंट्रोल करना। साथ ही एएलयू, मेमोरी और जो इनपुट आउटपुट डिवाइस उसके बीच में समन्वय करने का काम भी कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। अन्य विकल्प भी हमने देख लिए। रैम बोले तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, एएलयू और सीयू एक प्रकार से हमने यहीं पे देख लिए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस एक्सेल 2019 में अंक गणितीय बोले तो अर्थमेटिक जो ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेटर होते क्या है? सिंपल अगर बात करें तो उदाहरण के लिए अगर हमने इक्वल लगाए, इक्वल भी एक प्रकार का क्या है? आपका ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर इसे बोल देते हैं। अब मान लीजिए हमने A1 प्लस B1 करे हैं, तो जो प्लस लगा है, प्लस क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटर है। मान लीजिए A1 माइनस B1 कर दिए तो माइनस जो है एक प्रकार का ऑपरेटर है। तो ऐसे ही जो दो दो ऑपरेंड बोले तो दो सेल एड्रेस के बीच में जो ऑपरेशन करते हैं वो कहलाते हैं ऑपरेटर, और ऑपरेटर अलग अलग श्रेणी में बांटे जाते हैं। इन्हीं में आ जाते हैं अंकगणितीय ऑपरेटर बोले तो अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो यहाँ पे पूछा गया अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है, कौन सा? एमएस एक्सेल के अंतर्गत। तो देखिए प्लस है, एब्स्ट्रिक भी है, मॉड्यूलस भी है, तो ये सब जो है आपके क्या है? अर्थमेटिक ऑपरेटर है। परंतु बचा क्या? इक्वल। इक्वल को बोल देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या बोल देते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। तो कैसे? मान लीजिए आपने इक्वल लगाए, तो इक्वल मान लीजिए कोई भी सेल, अब हमने लगाया यहाँ पे A1 में इक्वल, और A1 में इक्वल लगाया और हम बोल रहे हैं कि B1 प्लस B2 कर दे, तो यहाँ पे जो A1 में क्या असाइन हो जाएगा? इन दोनों का टोटल असाइन हो जाएगा। किसके माध्यम से? असाइनमेंट ऑपरेटर के माध्यम से। तो राइट आंसर अभी हो जाएगा आपका 4th नंबर, क्योंकि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, अर्थमेटिक ऑपरेटर नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर की, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है। जैसे प्लस है, एडिशन करने का काम कर लेता है, माइनस है, सबट्रैक्ट घटाने का काम कर लेता है, एब्स्ट्रिक जो है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करने का काम कर लेता है, डिवाइड करने का काम आपका स्लैश करता है, मॉड्यूलस बोले तो यहाँ पे आपको जो है शेषफल निकालने का काम कर लेता है, प्लस प्लस बोले तो इंक्रीमेंट मतलब वैल्यू को प्लस करने का काम कर लेता है, और माइनस माइनस बोले तो डिक्रीमेंट मतलब माइनस करने का काम कर लेता है।
तो यहाँ पे ये हमने ऑपरेटर देख लिए, बाकी बाकी चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पीडीएफ में आपको कोशिश करूँगा जब कंप्लीट वीडियो आएगा सीपीसीटी के अंतर्गत, जो टोटल जो कंप्लीट वाला जो है बंडल वीडियो, तो उसके अंतर्गत जो पीडीएफ है आपको मैं कंप्लीट रूप से प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कंप्लीट वाला वीडियो देखना नहीं भूलना है आगे चल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन ऑफिस कैल्क। देखिए जैसे एमएस ऑफिस होता है वैसे ओपन ऑफिस होता है। ओपन ऑफिस के अंतर्गत कौन सा फंक्शन जो है शून्य से दूर एक निश्चित परिशुद्धता तक किसी संख्या का पूर्णांकन करता है। पूर्णांकन करता मतलब उदाहरण के लिए अगर बात करें हम 123.222 इस प्रकार से हमने लिख दिए, तो यहाँ पे देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद कितने अंक आ गए, 3 अंक आ गए, जबकि कायदे से कितने रहना चाहिए, 2। मतलब हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि भाई 2 रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए, तो नियम कहता है कि 2 रहना चाहिए। तो ये कहलाता है राउंड फंक्शन। राउंड मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो देखिए जो ओपन ऑफिस कैल्क है उसमें राउंड्स नहीं होता है, राउंड्स नम भी नहीं होता है, राउंड अप भी नहीं होता है यहाँ पे नम। जबकि ये वाला जो फंक्शन है वो ये काम कर लेता है, कौन सा, ये डेसिमल पॉइंट के बाद कितने अंक हमको चाहिए वो आपको लाता है कौन, राउंड अप। तो राउंड अप यहाँ पर राइट आंसर है। जो क्या करता है, देखिए नंबर दिए और यहाँ पे प्लेस देना है, कितने देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 2.348 इस प्रकार लिखे और कॉमा लगा के हमने दे दिए 2, तो यहाँ पे जो ये 8 है वो हट जाएगा। और 8 अगर 5 से, मतलब ये वाला जो हटने वाला अंक है अगर 5 है, यानी कि 5 या 5 से बड़ा है, तो इसका एक अंक उठ के नेक्स्ट जो डिजिट है उसमें चला जाएगा। जैसे कि 8 हटाएंगे तो 8 का जो एक अंक है वो कहाँ चला जाएगा, 4 में चला जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2.35 इस प्रकार से। ठीक है, तो माइनस है तो माइनस इस प्रकार से आ जाएगा, यानी कि 2 अंक हमने दे दिए हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा, बी नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन ऑफिस कैल्क। कैल्क मतलब जैसे हमारा एमएस ऑफिस में एक्सेल होता है वैसे ही ओपन ऑफिस में कैल्क मतलब एक्सेल हो जाता है। और राइटर मतलब क्या हो जाता है, राइटर मतलब हो जाता है एमएस वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्क जो है राउंडिंग से जुड़े मुख्य कुछ फंक्शंस है। तो यहाँ देखिए आप देख सकते हैं राउंड, तो सामान्य राउंडिंग बोले तो नियरेस्ट वैल्यू तक राउंड कर लेता है। राउंड अप मतलब शून्य से दूर राउंडिंग ये कर लेता है। राउंड डाउन मतलब शून्य की ओर राउंडिंग कर लेता है। और इंट मतलब केवल पूर्णांक वैल्यू निकालता है। और टर्न सी मतलब एक प्रकार से हो जाता है दशमलव भाग हटाता है। तो ये चीज़ हमको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट अगर देखें तो फ्लैश एसएसडी, मतलब आप देखोगे एसएसडी मतलब अभी की डेट में सेकेंडरी स्टोरेज या जो आपका पोर्टेबल स्टोरेज के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो कि हार्ड डिस्क का अपग्रेडेड वर्जन है और चिप लेवल पे काम कर लेता है जैसे हमारी रैम होती वैसे। तो इसके 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, तो एक तो बोल दिया गया है नॉर होता है, और एक और कौन सा है, एक दूसरा जो नेक्स्ट जो हो जाता है एसएसडी का प्रकार वो नैंद हो जाता है। मतलब एक प्रकार से गेट आपने पढ़ा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में, नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, नंद और नॉर होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर नंद हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं जैसे एसएसडी आप लेते हैं तो ये देखिए साटा एसएसडी लो या जो भी है, तो उसके अंदर जो चिप होती है वो चिप किसको फॉलो करती है, यहाँ देखिए नंद मेमोरी क्लिप जो होती है दोनों साइड यहाँ पे लॉजिक बोर्ड में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये बॉटम कवर मिल जाता है, टॉप कवर मिल जाता है, साथ ही आप देखोगे इंटरफेस मिल जाता है जो डाटा को ट्रांसफ़र रिसीव कर लेता है। देखिए आप देख सकते हैं इंटरफेस कनेक्टर। फिर उसके बाद मिल जाती है आपको कैश चिप, कंट्रोलर चिप भी मिल जाती है, उसके साथ लॉजिक बोर्ड भी मिल जाता है। सारी चीज़ें मिलकर क्या बनती है, एसएसडी बनती है। तो नंद में आप देख भी सकते हैं, आप यहाँ पे देखिए ए और बी जो है आउटपुट इस प्रकार से देख सकते हैं। और यहाँ पे नंद में जो है डॉट के साथ में उपयोग किया जाता है और नॉर में आपका प्लस के साथ में उपयोग किया जाता है। जब लॉजिक गेट पढ़ोगे तो विस्तार से ये चीज़ें समझ में आएगी। अभी सिर्फ याद रखो एसएसडी के 2 मुख्य प्रकार नंद और नॉर होते हैं। तो नंद और नॉर जो सॉलिड स्टेट ड्राइव उसके प्रकार है। और नंद की अगर बात करें तो एसएसडी यूएसबी ड्राइव और मेमोरी कार्ड से अधिक, मतलब इसमें अधिक होता है क्योंकि यह तेज़, सस्ता और हाई स्टोरेज कैपेसिटी यहाँ प्रदान कर देता है। और नॉर की अगर बात करें तो एम्बेडेड सिस्टम और फर्मवेयर स्टोरेज में इसका उपयोग किया जाता है। डायरेक्ट कोड एग्जीक्यूशन की सुविधा इसमें मिल जाती है। ठीक है, बाकी एंड और जो एक्सऑर है ये किसी भी प्रकार से मेमोरी के प्रकार नहीं है एसएसडी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनपुट डिवाइस का एक प्रकार नहीं है। सिंपल है कि भाई माउस है इनपुट डिवाइस जो कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। स्कैनर ये भी इनपुट डिवाइस है, क्यों, क्योंकि ये जो है आपकी हार्ड कॉपी जो इमेज होती है उसको सॉफ्ट कॉपी बोले तो डिजिटल इमेज में कन्वर्ट कर देता है। प्रिंटर यहाँ पे आउटपुट डिवाइस नहीं है क्योंकि ये कंप्यूटर में प्रोसेस डाटा को कागज़ पर प्रिंट करने का काम कर लेता है। कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है जो कि टाइपराइटर इनपुट डिवाइस है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर का। बोले तो इनपुट डिवाइस नहीं है प्रिंटर, क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके बारे में आप देख भी सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिखी हुई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ 11 में रन कमांड का उपयोग करके टास्क मैनेजर खोलने के लिए निम्न में से कौन सी कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर तो आपका पहला ही वाला, जैसे मान लीजिए मैं विंडो के साथ आर दबाता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए रन मीनू खुल चुका है विंडो के साथ आर दबाने पे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टास्क एम जी आर मैंने लिखा और कर दिया ओके, तो देखिए यहाँ टास्क मैनेजर ओपन हो गया। टास्क मैनेजर क्या होता है? टास्क मैनेजर आपके कंप्यूटर में चल रही प्रोसेस की कंप्लीट रूप से डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हो जाता है, जितना भी डिटेल हो जाती है सभी चीज़ों को दिखाने का काम कर लेता है टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर में आपको जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत सीपीयू कितना यूज़ हो रहा है, रैम कितनी यूज़ हो रही है, डिस्क कितनी, नेटवर्क कितना, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाती है। अगर आप चाहे तो किसी को न्यू टास्क भी ला सकते हैं और एंड भी कर सकते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस में आप देखोगे कितना सीपीयू यूज़ हो रहा है, वो सेपरेटली आप देख सकते हैं। हिस्ट्री आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। हिस्ट्री के बाद स्टार्टअप ऐप देखना है वो देख सकते हैं, यूज़र देख सकते हैं, सारी चीज़ें जो है टास्क मैनेजर में दिखाई देती है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे टास्क मैनेजर हमने देख लिए। टास्क मैनेजर, इसके अलावा टास्क CHD.MSC की अगर बात करें तो टास्क शेड्यूलर ओपन कर लेता है ये, ठीक है। इसके अलावा टास्क MGR.MSC की बात करें तो ऐसा कोई कमांड इसमें उपलब्ध नहीं है। और टास्क CHD, तो यही भी टास्क शेड्यूलर से संबंधित है, मतलब टास्क मैनेजर से संबंधित सिर्फ टास्क MGR है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सबसे तेज है। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं डायरेक्ट स्ट्रोक करते हैं कागज़ पर, तो स्ट्रोक करते खट 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 की आवाज़ आती है, तो मतलब स्लो काम करेंगे। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है इनडायरेक्टली काम कर लेते हैं, मतलब इसके पास खुद की मेमोरी होती है, कंप्यूटर से आउटपुट दिए कोई भी और वो खुद से प्रिंट करता है। तो यहाँ कागज़ से सीधा संपर्क नहीं है कीबोर्ड का, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है इनडायरेक्ट बोले तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर स्वाभाविक सी बात है तेज काम करेंगे। तो यहाँ डॉट मैट्रिक्स आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है, मतलब स्लो काम करेगा। इंकजेट आपका ये आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और डेजिबल आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। और लेज़र प्रिंटर भी आपका नॉन इम्पैक्ट है। तो ये डॉट मैट्रिक और डेजिबल तो यहाँ पे क्रॉस हो गए, क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट है। उसके बाद बता इंक और लेज़र, तो इंक जेट और लेज़र ये सूखे पाउडर का उपयोग कर लेता है और ये जो है स्याही इंक का उपयोग कर लेता है। तो लेज़र जो प्रिंटर है वो इंक जेट के मुकाबले तेज है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेज़र प्रिंटर, जो आप देख सकते हैं आज की डेट में फोटोकॉपियर मशीन है, डिजिटल प्रिंटिंग आप देखोगे तो उसके अंतर्गत ये चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ये देख सकते हैं लेज़र प्रिंटर जो कि इलेक्ट्रोफोटोग्राफिक टेक्नोलॉजी का उपयोग कर लेता है और इसकी सामान्यतः स्पीड क्या हो जाती है 15 से 60 पेज प्रति मिनट। मतलब फोटोकॉपियर मशीन आप देखोगे तो फटाफट फटाफट फोटोकॉपी निकालने का काम कर लेती है। इसके अलावा आप देखोगे तो यहाँ डॉट मैट्रिक प्रिंटर ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंट कर लेता है। इंकजेट आपका लेज़र की तुलना में कम है, गुणवत्ता अच्छी होती है। डेजिबल प्रिंटर टाइपराइटर जैसी तकनीक है, बहुत धीमा काम कर लेता है और सबसे तेज है लेज़र प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लो चार्ट की अगर बात करें तो फ्लो चार्ट आपको ये दिख रहा है, देखिए ये देख सकते हैं। जैसे हम प्रोग्रामिंग AIDS की बात करें तो इसमें तीन चीज़ें मुख्य रूप से देखने को मिल जाती है। एक तो मिल जाता है आपका एल्गोरिदम, ठीक है। एल्गोरिदम बोले तो स्टेप बाय स्टेप हल करने, मतलब किसी समस्या को हल करने का तरीका। दूसरा अगर बात करोगे तो आपको मिल जाता है फ्लो चार्ट, मतलब ये समस्या को जो स्टेप बाय स्टेप करे हैं उसी को यहाँ पे चित्र के फॉर्म में दिखाता है। तीसरा की बात करें तो इसी फ्लो चार्ट को कोडिंग के फॉर्म में दिखाता है, उसे बोल देते हैं स्यूडो कोड। तो ये तीन चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है प्रोग्रामिंग करने की एक प्रकार से स्टेप्स, ठीक है। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम किसकी? फ्लो चार्ट की। तो फ्लो चार्ट इनपुट और आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए, तो मैं बताता हूँ, जैसे उदाहरण के लिए देखें तो जब भी आपको स्टार्ट करना है तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है, सर्कल या इस प्रकार से राउंडेड, तो ये स्टार्ट हो जाएगा। फिर बात करें इनपुट की, तो इनपुट के लिए कुछ इस प्रकार से उपयोग किया जाता है, देखिए इस प्रकार से समानांतर जो आयताकार बॉक्स होता है वो। उसके बाद हम बात करें प्रोसेस की, तो प्रोसेस इस प्रकार से होता है रेक्टेंगल में। फिर उसके बाद आउटपुट आपका फिर ऐसे ही आता है। तो इसका मतलब इनपुट और आउटपुट के लिए कैसे बॉक्स उपयोग किया जा रहा है, यहाँ पे जो आयताकार बोले तो खुरमे आकार के, आपने खुरमे भी तो देखे ही होंगे, खाए भी होंगे। तो जो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो राइट आंसर है समानांतर चतुर्भुज, ठीक है। समानांतर मतलब आमने सामने वाली भुजाएं सेम रहेगी, रेक्टेंगल नहीं है, समानांतर। वृत्त भी नहीं है, वृत्त तो आप स्टार्ट और स्टॉप में उपयोग कर सकते हैं। डायमंड शेप आप कंडीशन में उपयोग कर लेते हैं, डायमंड शेप, ठीक है। रेक्टेंगल आपका प्रोसेस में उपयोग किया जाता है। तो समानांतर यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, क्योंकि देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा सेम है और ये वाली सेम है। इसका मतलब ये इनपुट और आउटपुट के लिए उपयोग किया जाएगा। आप देख भी सकते हैं, देखिए यहाँ पे आपको इनपुट और यहाँ पे आउटपुट। बाकी प्रोसेस के लिए यहाँ पे क्या उपयोग किया जा रहा है? चतुर्भुज, मतलब सॉरी यहाँ पे जो है आपका आयत रेक्टेंगल उपयोग किया जा रहा है।
तो फ्लो चार्ट आप समझ गए, फ्लो चार्ट क्या है, मतलब इनपुट और आउटपुट के लिए उपयोग किया जाएगा। बाकी चीज़ें आपकी जो है मैंने समझा दिया हूँ। डिसीजन के लिए आपका डायमंड उपयोग किया जाएगा। सर्कल जो है एक प्रकार से कनेक्टर के लिए, और जो इस प्रकार का सर्कल है मतलब दोनों तरफ से राउंड होता है वो कहलाता है कनेक्टर या फ्लो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेब पेजेस के लिए जो XML होता है, XML नामक जो लैंग्वेज होती है उसका उपयोग किया जाता है। तो इसका पूरा नाम पूछा गया है। देखिए XML होता क्या है, XML मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज कहाँ है, ट्रांसफर नहीं आएगा, मशीन नहीं आएगा, यहाँ पे टेक्स्ट भी नहीं आएगा। तो बच्चा क्या है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज बोले तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर है। उपयोग क्या है इसका भाई, HTML आपने पढ़ा होगा। HTML मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि किसी भी वेब पेज को बनाने के लिए टैग का एक कलेक्शन होता है। परंतु टैग कैसे होते हैं, प्री डिफाइन होते हैं। प्री डिफाइन मतलब पहले से जो डिफाइन है वही उपयोग कर सकते हैं, पर हो सकता नहीं यूज़र को आवश्यकता पड़े बाद में ट्रांसफ़र करने की या अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करने की। तो इसी HTML का अपग्रेडेड वर्जन बोले तो डायनेमिक वर्जन कहलाता है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें जो टैग होते हैं वो प्री डिफाइन ना होकर यूज़र डिफाइन होते हैं। मतलब यूज़र अपनी आवश्यकता अनुसार उन्हें बना सकता है या जो भी है वो कर सकता है। तो राइट आंसर आपका फोर्थ नंबर का हो जाएगा। जैसे आप देखोगे कस्टमाइज आप टैग बना सकते हैं, नोट नोट नाम का टैग बनाए, टू में आपने देखे टू बना दिए, फ्रॉम बना दिए, हेडिंग बना दी, बॉडी, ये सब कस्टमाइज टैग है। जब कस्टमाइज टैग बनाए जाते हैं तो वो कहलाती है आपकी एक्सएमएल मार्कअप, मतलब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ आप देख सकते हैं XML बोले तो मार्कअप लैंग्वेज एक प्रकार की, और ये जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट रूप से प्रस्तुत की जाती है और HTML के मुकाबले डायनेमिक मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है SD वीडियो, स्टैंडर्ड जो डिजिटल मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन या जो भी बोल सकते हैं। जब आप यूट्यूब में वीडियो देखते होंगे तो SD, HD, फुल HD इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो इसका रेशो क्या होता है, रेशो समझते हैं ना, जैसे इस प्रकार का रेशो होता है, 16:9 होता है, कुछ ऐसा खड़ा होता है। ठीक है, कुछ ज़्यादा ही आप देखोगे तो आपको वाइड में मिल जाते हैं। तो ये सब रेशो कहलाते हैं। रेशो मतलब हाइट और विड्थ का कितना रेशो रहेगा, कि भाई 3.4 रहेगा, 4.3 रहेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है ST बोले तो स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन वीडियो हो उसका जो रेशो है वो कितना रहेगा। उसका रेशो मुख्य रूप से अगर देखें तो 4.3 रहता है। ठीक है, तो यहाँ देख भी सकते हैं स्टैंडर्ड डेफिनेशन का जो रेशो है 4.3 है। और यहाँ पे इसका जो पिक्सल का साइज़ है वो भी देख सकते हैं, 640 × 480। 480 जो पी है, DPI या जो भी उसमें देखते हैं आप ना, आप मेरे को पता है अभी भी आप जब वीडियो देख रहे हैं 360 से ज़्यादा हम नहीं देख रहे हैं, कुछ लोग, कुछ तो इतने हैं कि 240 में देखते हैं, 240 में भी दिख जाता है। तो इससे ज़्यादा मैं कोई भी पढ़ाई के वीडियो नहीं देखता। अब बात करें मूवी वगैरह की, तो मूवी तो आप जो है 480 या 720 में देख लोगे, पर डाटा जल्दी जल्दी कंज्यूम होगा। ठीक है, तो HD हाई डेफिनेशन वीडियो का जो रेशो है वो 16:9 है, जिसमें पिक्सल्स की संख्या भी देख सकते हैं 1280 × 720। ये क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो ये 720p जो रेजोल्यूशन इसमें देखा जाता है। फिर फुल HD के अंतर्गत भी वही रेशो मिल जाता है, और जो आपका अल्ट्रा HD है उसमें भी सेम रेशो, मतलब तीनों का सेम रेशो है, पर पिक्सल की संख्या बढ़ते जाएगी। जैसे 1920 1080, 3840 × 2160 ये अल्ट्रा HD के लिए। और इसका जो रेजोल्यूशन भी आप देख सकते हैं 1080p, फिर 1440, और 4K के लिए बात हो जाएगी 1.9:1। ठीक है, तो ये देखिए इसका जो रेशो है वो पिक्सल का साइज़ भी देख सकते हैं, और 2160p आप देखने को मिल जाएगा। तो ये हो जाता है आपका क्या है, एक प्रकार से रेशो। सारी चीज़ों को मैंने बता दी, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है JQuery, और JQuery से क्या समझ में आता है, जावा स्क्रिप्ट। JQuery मतलब जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे ये किससे संबंधित है, जावा स्क्रिप्ट के अंतर्गत ये चीज़ें मिल जाती है। तो जावा स्क्रिप्ट, तो यहाँ देखिए जावा स्क्रिप्ट ये मेथड है, ये नहीं है। जावा की विधि ये भी नहीं है। PHP नहीं है, ये जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, क्या है, जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। आप देख भी सकते हैं जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट इसमें मिल जाते हैं, CSS के सेलेक्टर मिल जाते हैं, HTML के एलिमेंट, सभी चीज़ों का कलेक्शन हो जाता है JQuery। JQuery एक प्रकार से जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, जिसे वेब डेवलपमेंट को आसान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। और यह डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यानी कि DOM को मैनिपुलेट करती है, मतलब मैनेज कर देती है, इवेंट हैंडलिंग कर लेती है, अजैक्स क्लास है, कॉल्स है, या फिर एनिमेशन, इन सभी सुविधाओं को ईजी बनाने का काम कर लेती है। और इसका एक मोटो है या नारा हम बोल सकते हैं, राइट लेस डू मोर, मतलब बहुत कम लिखो और बहुत अधिक जो है आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी देखें तो जावा स्क्रिप्ट की मेथड ये नहीं है, जावा की मेथड भी नहीं है, PHP की मेथड भी नहीं है। किसी ईमेल एड्रेस के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल यूज़ किया जाता है, तो सिंपल है, सब बता देंगे, छोटा सा बच्चा भी बता देगा। @ का साइन उपयोग किया जाता है, बाकी डॉलर यहाँ पे नहीं होता है, एंड का साइन भी नहीं होता, हैज़ भी नहीं होता है।
देखिए, आप ईमेल में देखोगे तो ईमेल में आपको एक मिल जाएगा यूज़र नेम, जो कि आप खुद डिफाइन कर लेते हैं, परंतु होना चाहिए यूनिक। यूनिक का मतलब क्या हो जाता है? यूनिक होना चाहिए से मतलब कि भाई अलग होना चाहिए, पहले से बना हुआ यूज़र नेम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हो जाता है डोमेन नेम। बोले तो जो भी वेबसाइट के अंतर्गत आप बना रहे हैं, मान लीजिए जीमेल में बना रहा है gmail.com, और दोनों को सेपरेट करने का काम कर लेता है @ बोले तो सेपरेटर। तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो पहला होता है यूज़र नेम, लास्ट में होता है डोमेन नेम, बीच में होता है @ तो यहाँ पे देखिए @ सिंबल उपयोग किया जाता है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। निम्न में से कौन सा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत वेरिएबल का वैलिड नेम है? अब सी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत वैलिड नेम, वेरिएबल के नेमिंग के रूल की अगर बात करूँ तो वेरिएबल का नेम जो है अल्फ़ाबेट से शुरू होना चाहिए। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट नहीं है तो आप अंडरस्कोर का उपयोग कर सकते हैं, डैश का उपयोग नहीं कर सकते। नंबर का उपयोग कर सकते हैं, पर नंबर का उपयोग बाद में कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो है इसमें कीवर्ड का नाम नहीं रख सकते, कोई भी कीवर्ड, जैसे सी प्रोग्रामिंग में फॉर है, लूप है, या जो भी है। तो यहाँ पे फॉर लूप कीवर्ड है, रिटर्न भी एक कीवर्ड है, डिफ़ॉल्ट भी एक कीवर्ड है। तो बचा क्या? रोल नंबर। तो रोल नंबर आपका वैलिड नेम है। वैलिड नेम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आप देखोगे तो देखिए ये दोनों के बीच में स्पेस गलत कहलाएगा, पहले नंबर लेना गलत कहलाएगा, जितने भी कीवर्ड है वो सब गलत कहलाएंगे। तो नाम सही क्या रहेगा? सामने अंडरस्कोर लगा सकते हैं, बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हैं, बाद में नंबर लगा सकते हैं। ये देखिए इस प्रकार के सब वैलिड नेम है। तो यहाँ हमने जो है कुछ क्वेश्चन को देखे हैं जो कि आपके पार्ट नंबर 5 में, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।